दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हिमालय के निर्मम पहाड़, घने जंगल, चंचल नदियां हमारे उत्तराखंड की पहचान हैं। इसी अलौकिक प्राकृतिक सुंदरता की वजह से शायद देवी देवताओं ने इसे अपने निवास के लिए चुना हो। जहां चप्पे चप्पे में देवताओं के वास के कारण हम उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जानते हैं। वहीं यहाँ की निर्मम भौगोलिक संरचना और कठिन जीवन ने आदि काल से यहाँ कई वीरों को तरासा है और इसीलिए उत्तराखंड को वीर सैनिकों की भूमि भी कहा जाता है। उत्तराखंड के सूरवीर सिपाही अपने रण कौशल की वजह से अपने दुश्मनों को भी अपना प्रशंसक बना लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यतः 2 रेजिमेंट को अपनी अलग तरह की शिकार रणनीति के लिए जाना जाता है, चाहे वो इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी कुमाऊं रेजिमेंट हो या फिर उसके वीरों से सजी हुई एक और मजबूत रेजिमेंट गढ़वाल रेजिमेंट हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह इनवाल और रेडियो कुमाऊं वानी नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से कुमाऊं के पक्षी नामक श्रृंखला आप लोगों के बीच लेकर आ रही है। और इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं शिकारी पक्षी यानी रैप्टर्स की। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि पक्षियों में भी ऐसे वीर या शिकारी पक्षी हैं जो अलग अलग तरह के रण कौशल में माहिर हैं, तो शायद आप मेरी बात न माने। इसलिए मैं आज के एपिसोड में आपको मिलाने वाला हूँ शिकारी पक्षी समूह के वीरों से, जिनसे मिलने के बाद आप भी मेरी इस बात पर यकीन करेंगे। जैसे हमारे सिपाही देश की रक्षा करते हैं, वैसे ही पक्षियों का एक समूह बहुत ही मुस्तैदी और परिश्रम से दिन रात हमें सुरक्षित रखते हैं। अब आप कहेंगे ये कौन से पक्षी हैं? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। पक्षियों में रैप्टर्स यानी शिकारी पक्षी का समूह बाजों, चीलों, गिद्धों, उल्लुओं से बना हुआ है। ये विभिन्न पक्षी एक खास गुण साझा करते हैं, जैसे कि पैनी नजर, हवा में देर तक आसानी से ऊंची उड़ान कायम रखना, मुड़ी हुई हुकनुमा मजबूत चोंच और मजबूत पकड़ के लिए ताकतवर पंजे। इस समूह के ज्यादातर पक्षी अपना भोजन शिकार से जुटाते हैं, सिवाय गिद्धों की कुछ प्रजातियों को छोड़कर। श्रोताओं, आज का एपिसोड आप ध्यान लगाकर सुनिएगा, क्योंकि इसमें छिपा है एक उत्तर। जी हाँ, आज के एपिसोड के अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब देने वाले पहले 5 कॉलर्स को मिलेगा पक्षी जगत से एक प्यारा उपहार। तो चलिए शुरू करते हैं आकाश के सम्राट यानी गिद्ध से। एक ऐसा समूह जो हमारी पौराणिक ग्रंथों में जटायु के नाम से जाना जाता है। जटायु एक सूरवीर गिद्ध जिसने अपनी जान की परवाह न करते हुए रावण से युद्ध किया ताकि वो सीता जी को अपहरित होने से रोक सके। जिस तरह जटायु ने भगवान श्री राम की निस्वार्थ सहायता की, वैसे ही गिद्ध आज भी कर रहे हैं। गिद्ध मुख्यतः मृत जानवर खाते हैं, जिससे वो हमको कई खतरनाक बीमारियों से सुरक्षित रखते हैं। हमारे उत्तराखंड में गिद्धों की 9 प्रजातियां निवास करती हैं। हमारे कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में सामान्यतः हिमालयन ग्रिफिन और बियर्डेड वल्चर देखा जाता है। हिमालयन ग्रिफिन के पंखों का फैलाव करीब 3 मीटर होता है। मतलब अगर 2 वयस्क साथ साथ खड़े होकर अपनी भुजाएं फैलाएं तो उस फैलाव के बराबर होगा और इसका वजन औसतन 8 से 12 किलोग्राम होता है। गिद्ध गर्म हवा के प्रवाह से बने स्तंभों का इस्तेमाल कर आकाश में देरी तक उड़ पाते हैं। अपनी उड़ान के दौरान ये जंगलों, खेतों, गांवों का निरीक्षण करते हैं और जैसे ही मरे हुए पशु को देखते हैं, वो धीरे धीरे नीचे की ओर उतरना शुरू कर देते हैं। इनके नीचे उतरने की प्रक्रिया को दूसरे गिद्धों शिकारी पक्षी एक संकेत की तरह समझ जाते हैं और वो भी उसी दिशा में उतरना शुरू कर देते हैं। यही नहीं दोस्तों, गर्म हवा के इन स्तंभों का इस्तेमाल कर गिद्ध भोजन ढूंढने के लिए 100 से 150 किलोमीटर तक चले जाते हैं और फिर कई बार खाना खाकर वापस अपने स्थान पर आ जाते हैं। अन्य पक्षियों के मुकाबले गिद्धों की आवाजें या गाने जटिल नहीं होते,
बल्कि इनकी आवाजें बेहद सरल होती हैं, जिनका उपयोग ये सिर्फ प्रजनन के समय करते हैं। जैसे कि हमारे कुमाऊं में अधिकतर दिखने वाला हिमालयन ग्रिफिन। हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में दिखाई देने वाला एक और अद्भुत गिद्ध है, लैम्बरीगेयर या बियर्डेड वल्चर। इसे हड्डी तोड़ गिद्ध भी कहते हैं। इस नाम का कारण है इसकी विचित्र आदत, जिसमें ये मरे जानवर की हड्डियों को काफी ऊंचाई पर ले जाकर चट्टानी इलाकों में गिरा देता है। नीचे गिरकर हड्डी टूटने के बाद अंदर से निकली अस्थि मज्जा, जी हाँ बोन मैरो, को फिर लैम्बरीगेयर खा जाता है। इनके आहार का 80% हिस्सा मरे हुए पशुओं की हड्डियां और अस्थि मज्जा होता है। हालांकि हड्डी को पचा पाना कोई आसान काम नहीं, पर इस काम में मदद करता है इनके पेट में अम्ल, जिसका स्तर 1 यानी काफी अम्लीय होता है, जिसकी वजह से हड्डी को 24 घंटे के भीतर पचा लेते हैं। गिद्धों की संख्या सन 1980 तक भारत में 4 करोड़ से ऊपर थी, लेकिन 2017 तक आते आते इनकी संख्या मात्र 19,000 रह गई। दरअसल डाइक्लोफिनेक नामक दवा का इंजेक्शन बीमारी में पशुओं को लगाया जाता था, और ऐसे पशुओं के मरने पर उसका मांस खाने से गिद्धों की भारी मात्रा में मौत हो गई। जहां एक मरे हुए पशु को गिद्ध कुछ घंटों में साफ कर देते हैं, वही इनकी गैर हाजिरी में मरे पशु कई दिनों तक सड़ते रहते हैं, या उसे आवारा कुत्ते या चूहे खाते हैं। ये जानवर बीमारियों को खत्म करने की जगह बीमारियों के वाहक बन जाते हैं, यानी कह सकते हैं कि बीमारियों के कैरियर बन जाते हैं। जब गिद्धों की आबादी कम होने लगी तो आवारा कुत्तों और चूहों की संख्या बढ़ने लगी। ये आवारा कुत्ते तेजी से रेबीज जैसी जानलेवा बीमारियां फैलाने लगे। चलिए अब आपको मिलाता हूँ शिकारी पक्षियों की रेजिमेंट के एक और वीर, यानी शिकारी पक्षी में जिसका संबंध हमारे उत्तराखंड की गरिमा से है, और इसी के नाम पे एक ताल का नाम भी है। इस बारे में जानने से पहले इसकी सामान्यता प्रजनन के दौरान आने वाली विशेष आवाज को सुनते हैं। दोस्तों आपको भी ये आवाज सुनी सुनी सी लग रही है ना? दोस्तों ये है क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, जो पौराणिक पक्षी गरुड़ से काफी मिलता जुलता है। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है, और इसी कारण बद्रीनाथ जी के मंदिर की ध्वजा को गरुड़ ध्वजा कहते हैं, जिसमें गरुड़ पंख फैलाया दिखाई देता है। आपने अगर कभी विष्णु जी को गरुड़ की सवारी करते देखा हो तो गरुड़ अपने पंजों में सांप पकड़े दिखाई देता है। क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल एक शांत बाज है, जो ज्यादातर हिमालय की तलहटी में जंगलों और गांवों के मुहाने, नदियों के आसपास के पेड़ों व धान के खेतों में चुपचाप किसी बड़े पेड़ की मोटी टहनी पर बैठे देखे जा सकते हैं। इसका शरीर भूरा, पैर पीले और आंख की पुतली गाढ़ी पीले रंग की होती है। आकाश में उड़ते वक्त इसकी पहचान इसके पंखों से लेकर पूंछ तक फैली हुई चौड़ी सफेद धारी से की जा सकती है। इसके भोजन का 70% हिस्सा सरपेंट यानी सांप है, और बाकी पक्षी, मेढक, छिपकलियां व कीड़े मकोड़े हैं। उल्लू प्रजातियां भी शिकारी पक्षियों के समूह का एक अभिन्न अंग है, जो ज्यादातर रात में शिकार करते हैं, जैसे कि ये ब्राउन वुड आउल। आकार और निवास स्थान में भिन्न भिन्न उल्लू जंगलों, खेतों, नदियों के किनारे और पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हमारे किसान भाई तो जानते ही हैं कि उल्लुओं की उपस्थिति मतलब चूहों और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों से बड़ी मात्रा में छुट्टी। दोस्तों रात में सफलतापूर्वक शिकार करने में उनकी मदद करती है उनकी कुछ विशेषताएं। उल्लुओं की आंखें और पुतलियां उनके शरीर के मुकाबले बहुत बड़ी होती हैं, जिस वजह से अधिक प्रकाश उनकी आंखों में आ सके, ताकि कम रोशनी में भी वो अच्छे से देख सकें। जहां आप और हम अपनी गर्दन
को सिर्फ 90 डिग्री तक घुमा सकते हैं, वही उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिग्री घुमा पाने की वजह से आगे और पीछे आसानी से देख सकते हैं। उल्लू शिकार के लिए अपनी दृष्टि पर नहीं, अपने सुनने की क्षमता पर ज्यादा निर्भर होते हैं। उल्लुओं के कान भी उनकी आंखों की तरह चेहरे की चपटी सतह पर होते हैं। वो इतना अच्छा सुनते हैं कि घोर अंधेरे में भी किसी शिकार जैसे चूहे, छछूंदर, छोटे जानवर की आवाज मात्र से उसे पकड़ सकते हैं। और तो और जहाँ अन्य पक्षियों की उड़ान की आवाज सुनाई देती है, वहीं उल्लू बेहद कम आवाज के साथ उड़ सकते हैं। सोचिए एक ऐसा शिकारी जिसके आने की भनक उसके शिकार को बिल्कुल नहीं लगती और वो शिकारी उनकी छोटी से छोटी हरकत को पकड़ ले। वैसे तो शिकारी पक्षी समूह के बाकी पक्षियों की तरह इनकी भी आवाजें और गाने बहुत जटिल नहीं होते। अगर दिन के उजाले में इनकी आवाज सुने तो हम शायद इसकी प्रशंसा ना करें, पर रात के सन्नाटे में इनकी सरल आवाजें हमें डराने के लिए काफी होती हैं, जैसे कि इस स्पॉट ब्लीड ईगल आउल की चित्कार। श्रोता मित्रों, जब आप शिकारी पक्षी का नाम सुनते हैं तो मानस पटल पर एक बड़े शरीर वाले बाज, गिद्ध या चील का चित्र आता होगा। पर क्या आपने सोचा है कि गौरैया के आकार का पक्षी भी एक शिकारी पक्षी हो सकता है? जी हाँ, ऐसा ही है। कॉलर्ड फ्लोकनेट, छोटा पर शातिर शिकारी जो हवा में अपने शिकार को पकड़ने में माहिर है। हालांकि तितलियां, टिड्डे, छिपकलियां इनका मुख्य आहार हैं, पर ये छोटे पक्षियों जैसे बुलबुल, अबाबिल का भी शिकार कर लेते हैं। खुले जंगलों और नदियों के मुहाने पर बड़े पेड़ों के सिरों पर बैठा ये पक्षी दूर दूर तक नजर रखता है और जैसे ही मौका मिले हवा में अपने शिकार को पकड़ वापस उसी डाल पर आ जाता है। ये अंडे देने के लिए बसंतों और कठफोड़ों की पुरानी कोटरों का इस्तेमाल करता है। इसका शरीर ऊपर से चमचमाता काला, पेट सफेद व कत्थई और आंखों के ऊपर काले रंग की पट्टी होती है। यह एक बेहद ही खूबसूरत शिकारी पक्षी है। शिकारी पक्षियों के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए अभी हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट मोनिका कौशिक जी भी हैं, तो चलिए चलते हैं उनके साथ। रेडियो कुमाऊवाणी के सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मोनिका कौशिक है और मैं मुख्यतः उत्तराखंड राज्य के पक्षियों पर शोध करती हूँ। इसके साथ ही मैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बैंगलोर में बायोलॉजी की अध्यापिका हूँ। मैम, शिकारी पक्षियों के महत्व के बारे में बताएं। शिकारी पक्षी बहादुर एक महत्वपूर्ण पक्षी समूह है जो खाद्य श्रृंखला में एक अहम भूमिका निभाते हैं। चूहे, छोटे पक्षी और अन्य पीड़कों पर लगाम लगाने के अलावा ये मरे हुए जानवरों को खाकर हमारे वातावरण को खतरनाक बीमारियों से बचाते हैं। मैम, आपने शिकारी पक्षियों पर बहुत शोध किया है, तो इस शोध के कुछ प्रमुख बिंदु आप हमारे श्रोताओं के बीच रखें। थैंक यू बहादुर। मैंने हिमालय की तलहटी वाले जंगलों में दिनचर यानी दिन के समय सक्रिय होने वाले शिकारी पक्षी जैसे कि गिद्ध, बाज, चील, इन पर शोध किया है। और मेरी शोध के दौरान मैंने जंगलों में रोजाना चारे व ईंधन की लकड़ी के लिए होने वाले दोहन के प्रभाव को शिकारी पक्षियों के विस्तारण पर अध्ययन किया है। आगे बढ़ने से पहले मैं इस दोहन को समझाना चाहूंगी। भारत में आज भी एक बड़ी आबादी अपने जीवन यापन और रोजी रोटी के लिए जंगलों पर निर्भर है। एक सीमित मात्रा में जंगलों से ईंधन, चारा पत्ती और चराई से न के बराबर या कम नुकसान होता है। और अगर हम जंगलों को कुछ समय के लिए दोहन से विश्राम दे दें तो वो फिर से स्वस्थ हो जाते हैं। परंतु आज के समय में जंगल घट रहे हैं, आबादी बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है, जिससे जंगलों के दोहन दिन पर प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसी तरीके के दोहन को समझने के लिए और इसके प्रभाव को इस महत्वपूर्ण पक्षी समूह पर समझने के लिए मैंने राजाजी नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, उसके तलहटी, जो हिमालय की तलहटी में पाया जाता है, उस वाले जंगल में इस पक्षी समूह पे शोध किया। ये समझने की कोशिश की क्या जो जंगल कम दोहन होते हैं और जो ज्यादा दोहन होते हैं उनके शिकारी पक्षी के समूह या संख्या में कुछ अंतर होता है या नहीं। मैंने इस शोध को एक खास समय यानी कि उनके प्रजनन के समय में किया, क्योंकि उस समय ये ज्यादातर अपने घोंसलों के पास ही पाए जाते हैं। मैंने पाया कि
जो जंगल कम यूज में थे, इस्तेमाल में थे, वहाँ हमें शिकारी पक्षियों की अधिक विविधता मिली। इसके अलावा एक बहुत ही परेशान करने वाला जो परिणाम था वो ये था कि कुछ गिद्ध की प्रजातियां जैसे कि व्हाइट रम्प वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, वो हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिए या एक से दो ही बार हमें पूरे शोध के दौरान दिखाई दिए, जो कि ये दर्शाता है कि हमारे सुरक्षित जंगल जैसे कि नेशनल पार्क, सैंचुरी जो हमने जैव विविधता को बचाने के लिए संरक्षित किए हैं, वो भी अपने बाहर होने वाले बदलावों से अछूते नहीं हैं। तो स्थानीय लोग, गांव वाले क्या ऐसे प्रयास करें कि शिकारी पक्षियों पर जो खतरा है वो कुछ कम हो सके? एक उनकी विविधता, उनकी एक विशिष्टता है, वो ये है कि वो सालों साल एक ही पेड़ या चट्टान पर अपना घोंसला बनाते हैं। एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला मेरे लिए एक समय था जब मैंने देखा कि एक क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल एक साल के पेड़ पे, बहुत पुराने साल के पेड़ पे उसका घोंसला था, और उस पेड़ को किसी ने चारा पत्ती इकट्ठा करने के लिए उसकी टहनियों को काट दिया था। तो वो जो घोंसला वो सालों साल, 5 साल, 10 साल से यूज कर रहा था, वो उस साल उस पेड़ को यूज नहीं कर पाया। उसमें आधा घोंसला उसका बन गया था, पर तो फिर मैंने उसको वापस जाके देखा तो वो घोंसला यूज में नहीं था। तो मेरा हमारे किसान भाई और बहनों से यही अनुरोध है कि अगर वो इस तरीके का कोई पेड़ देखते हैं जो कि एक शिकारी पक्षी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है घोंसले बनाने के लिए, प्रजनन के लिए, तो मेरी विनती यही रहेगी कि आप कुछ समय के लिए उससे अपनी पत्ती इकट्ठा ना करें, उसको छोड़ दीजिए। इसके अलावा मेरा एक और अनुरोध है कि मेरे किसान भाइयों से कि कृत्रिम या रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग जितना कम हो सके उतना करें। जैविक कीटनाशकों का अगर उपयोग कर सकते हैं या उसके उपयोग को बढ़ावा दे सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। इससे प्राकृतिक रूप से हमारे शिकारी पक्षियों के नंबर बढ़ेंगे और वो फिर एक तरीके से इन पीड़कों को मारकर खेतों की रक्षा, वातावरण की रक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान निभा सकते हैं। दोस्तों, ये शिकारी पक्षी खाद्य श्रृंखला में शिखर पर होते हैं, जिस वजह से ये छोटे जीव जंतुओं की जनसंख्या नियंत्रण का काम करते हैं। सोचिए क्या हो अगर इनकी अनुपस्थिति में चूहों, मेढकों और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न जीवों की संख्या बढ़ते जाए। और हाँ, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने में देर भी नहीं लगेगी। इसी तरह मरे हुए जानवर खा ये पक्षी मानव पर एक बहुत बड़ा उपकार करते हैं। पर बीते कुछ दशकों से कटते जंगल, खेतों में उर्वरकों का बढ़ता उपयोग और कीटनाशकों का उपयोग, मवेशियों में हानिकारक डाइक्लोफेनाक जैसी दवाई का उपयोग हमारे वातावरण को शिकारी पक्षियों के खाने व निवासों को कम व दूषित कर रहा है। इसके साथ ही कुछ शिकारी पक्षी जैसे उल्लू हमारे अंधविश्वास का शिकार हो रहे हैं। ये वीर शिकारी पक्षी हमारे पहाड़ों और आसमानों की शान तो हैं ही, और इनके होते हुए हम पीड़कों और बीमारियों से भी सुरक्षा पाते हैं। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम भी अपने इन वीरों और इनके आवासों को बचाएं। तो श्रोता मित्रों, जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि आज के एपिसोड में आपके लिए एक सवाल भी है। उल्लू अपनी गर्दन कितने डिग्री तक घुमा सकते हैं? जी हाँ, इसका जवाब आप रेडियो कुमाऊनी के नंबर 9536476660 पर दे सकते हैं। और इसी के साथ अपने रेडियो साथी बहादुर सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। यह कार्यक्रम नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से रेडियो कुमाऊनी द्वारा प्रचारित व प्रसारित किया जा रहा है। स्क्रिप्ट लेखन डॉक्टर मोनिका कौशिक द्वारा और पक्षियों की आवाजें विरल जोशी, पीटर बोसमैन, सामाक्षी तिवारी और लक्ष्मी नरसिम्हा के सहयोग से प्राप्त हुई हैं।